Now let's begin with principles of scientific management. साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किसने दिए थे? टेलर ने। क्योंकि इसने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए थे इसीलिए टेलर इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि फ्योल को जाना जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, लाइकवाइज टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्योल के हमने 14 प्रिंसिपल पढ़े थे, टेलर के बेसिकली 4 प्रिंसिपल हैं। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं हम स्टार्ट। प्रिंसिपल नंबर 1 इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अभी रूल ऑफ थंब क्या होता है, साइंस क्या होता है वो देखते हैं। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि एक मैनेजर को सिर्फ अपनी नहीं चलानी चाहिए कि मुझे ये लग रहा है यहाँ ये डिसीजन लेना है, जो आपकी इंटेंशंस हैं, इंट्यूशंस हो रही हैं, मुझे ये लगता है ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपनी इंटेंशंस वगैरह पे नहीं बेच जाना चाहिए आपको, और ना ही अपने सिर्फ एरर एंड ट्रायल मेथड अपनाओ, ट्राई करके देखते हैं। ट्रायल एंड एरर अप्रोच भी बहुत ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। कभी भी कोई डिसीजन सामने आ रहा है तो उसमें ट्रायल एंड एरर अप्रोच, रूल ऑफ थंब वगैरह, अपनी इंटेंशन से डिसीजन ले लिया, मुझे इंट्यूशन हो रही है ऐसी, आप अपनी पर्सनल इंटेंशन इंट्यूशन से डिसीजन नहीं ले सकते हो। आपको कैसे डिसीजन लेना है? अकॉर्डिंग टू साइंस। बिजनेस स्टडी में मैंने कहा था साइंस वर्ड आता है, तो साइंस का मतलब वो साइंस नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। साइंस का मतलब बिजनेस के अंदर होता है बीइंग सिस्टमैटिक। तो जब भी डिसीजन की बात आएगी तो मैनेजर हैव टू बी सिस्टमैटिक, उसको बिल्कुल सिस्टमैटिक रहना है। अब सिस्टमैटिक डिसीजन लेने का मतलब है कि अगर 4 रास्ते हैं A B C D, या फिर बोलो 4 मेथड्स हैं किसी को प्रोड्यूस करने के, तो आप ऐसा मत करो पहले A देख लेते हैं, A नहीं अच्छा हुआ तो चलो B अपना लेंगे, नहीं तो C अपना लेंगे, नहीं तो D अपना लेंगे। अगर आप इस तरीके की ट्रायल एंड एरर अप्रोच रखोगे अपने अंदर तो उसकी वजह से क्या होगा? वेस्टेज होगी। किसकी? आपके मटेरियल की वेस्टेज हो सकती है, आपके टाइम की वेस्टेज, आपके एफर्ट्स, वर्कर्स के एफर्ट्स की भी वेस्टेज हो रही है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए प्रिंसिपल बना गया है कि ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं अप्रोच करना। हमने जितने भी कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं उनको पहले ही अच्छे से एनालाइज कर लेना है। यू हैव टू एनालाइज ऑल द कोर्सेज ऑफ एक्शन दैट लीड्स टू रिजल्ट। फिर उसको एनालाइज कैसे करना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कोर्स लिया A, तो मैंने लिख देना है अगर मैंने ये कोर्स अपनाया तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। ऐसे B कोर्स अपनाया, क्या इसमें कॉस्ट लगेगी, फ़ायदे और डीमेरिट्स वगैरह का मतलब क्या हुआ आपको एनालाइज करना है कि इस मेथड में क्या कॉस्ट लगेगी, इस मेथड में मेरा मटेरियल या फिर इनपुट्स कितने यूज़ होंगे। इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं किसी चीज़ को। ऐसे B को, C को, D को पहले से ही एनालाइज लगो। फिर आपको जो बेस्ट लग रहा है, मुझे लग रहा है C मेथड में सबसे ज़्यादा फ़ायदा, तो आपने C चूज़ करा। अगर आप इस तरीके से हो तो यू आर मोर लॉजिकल, आप ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हो। तो लॉजिकल आप ज़्यादा होगे तो आपके डिसीजन ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होंगे कि आपको जितने भी कोर्सेज ऑफ एक्शन मिले आपने सबको एनालाइज करा और जो बेस्ट मेथड है चूज़ करा। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट प्रिंसिपल करते हैं अब हम टेलर का, प्रिंसिपल नंबर 2 which is harmony. Principle number 2 is harmony not discord. अब इसका मतलब क्या होता है? हारमनी से हमें समझ आ रहा है पीसफुल है, डिस्कॉर्ड से हमें समझ आ रहा है कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं है। तो टेलर कहता है कि टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट किसके लोगों के बीच में हो सकती है? 2 पार्टीज होती हैं, एक मैनेजमेंट होती है हमारी और एक वर्कर्स होती है। तो इन दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए दोनों को एक दूसरे का, दोनों के माइंड में एक दूसरे की पिक्चर सेट होती है, एक माइंड सेट होता है। दे शुड चेंज देयर माइंड सेट, दे शुड चेंज माइंड सेट, उन्हें माइंड सेट को बदलने की ज़रूरत है। एक दूसरे को हम अपने दुश्मन लेकर नहीं चल सकते। आपको
हमें एक दूसरे के लिए अच्छी सोच रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैनेजर अगर ऐसे सोचे यार मुझे तो वर्कर से काम कराना है, वर्कर तो बेकार होते हैं, वो तो टाइम वेस्ट करते हैं वगैरह, उनको डांट कर पेनल्टी लगा कर मुझे उनसे बस किसी तरीके से काम कराना है, ऐसे नहीं सोचना है। लाइकवाइज वर्कर्स को, मैनेजमेंट को अपना दुश्मन नहीं लेना कि जो मैनेजर है ये तो हमारे राइट में कोई डिसीजन लेती नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। तो क्या सोचना है? अब मैनेजमेंट की बात आती है तो मैनेजमेंट किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट, किस तरीके से उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है। मैनेजमेंट को क्या करना है, अगर मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को कोई गेन हो रहा है तो मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन, इसको शेयर करना चाहिए किसके साथ? वर्कर्स के साथ, क्योंकि वर्कर्स ने काम करा होगा, कुछ गेन हुआ होगा। तो अब उस गेन को मैनेजमेंट अगर वर्कर के साथ शेयर करेगी तो वर्कर को अच्छा फील होगा कि मैनेजमेंट ने अपना फ़ायदा हमारे साथ फ़ायदा कैसे शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बोनस ज़्यादा दे दिया, मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ज़्यादा है तो वर्कर्स को भी हमने बोनस ज़्यादा दे दिया। तो इस तरीके से मैनेजमेंट ने अपना फ़ायदा वर्कर के साथ शेयर कर लिया। लाइकवाइज वर्कर को क्या करना चाहिए? अब वर्कर की बात आती है तो वर्कर को भी क्या करना चाहिए? जो भी चीज़ वट एवर इज़ गुड फॉर कंपनी, ये चीज़ कंपनी के लिए अच्छी है तो उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कंपनी के लिए कोई चीज़ अच्छी है उसको पसंद नहीं है, नहीं हम तो नहीं करेंगे, नहीं, आपको कंपनी को, प्रोग्रेस को आगे ले जाना पड़ेगा तभी आपकी प्रोग्रेस होएगी। तो कंपनी के लिए जो भी अच्छा होता है तो कोऑपरेट करना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं। माइंडसेट में चेंज आना एक दूसरे की तरफ, उसको हम बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन, कि एक दूसरे को बिल्कुल कोऑपरेट करके चलना है, एज अ एनिमी नहीं लेकर चलना। ठीक है, इससे क्या होगा? देखो, अगर आपके वर्कर्स खुश हैं, मैनेजमेंट ने अच्छा करा है और वर्कर्स खुश हैं, अगर आपके एम्प्लॉयज़ खुश हैं तो लॉन्ग रन में आपका ही बेनिफिट होगा। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके एम्प्लॉयज़ बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तो लॉन्ग रन में कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो जब एम्प्लॉयज़ की प्रोस्पैरिटी, उनकी हैप्पीनेस वगैरह, प्रोस्पैरिटी को देखा जाता है तो वो बिजनेस ही लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होते हैं। लाइकवाइज वाइसा वर्सा मतलब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो तभी ऑर्गेनाइजेशन आपको रखेगी ना। तो मतलब एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचे, उनके लिए, और ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए सोचेंगे तो दोनों ही सक्सेस होंगे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होगी तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन आप भी तो ग्रो करोगे। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, दोनों को अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक जापानीज़ वर्क कल्चर। जापानीज़ वर्क कल्चर के अंदर क्या होता है कि मान लो आपके वर्कर्स की कोई डिमांड पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ पर तो क्या होगा, वर्कर्स धरना देके बैठ जाएंगे, स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, घेराव कर लेंगे। तो वहाँ ऐसा नहीं होता। जापान में क्या होता है, जब भी वर्कर को जाना होता है स्ट्राइक पे या फिर उनको शो करना होता है वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हमारी कोई डिमांड्स है पूरी नहीं हो रही, तो वो क्या करते हैं, एक ब्लैक क्लॉथ डाल लेते हैं, कोई भी ब्लैक कपड़े वगैरह डालकर आ जाते हैं। प्लस वो क्या करते हैं, आउटपुट को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं वो काम कम करके बैठ गए, रादर वो जहाँ 4 यूनिट बना रहे थे दिन की, वो 5-5, 6-6 यूनिट बनाने लग गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने आउटपुट को रोका नहीं है, रादर वो आउटपुट की प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, ताकि ऑब्वियसली जब आउटपुट की प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपने सोचा नहीं है इतना मार्केटिंग करने के लिए, इतनी सेल करने की सोची ही नहीं थी, आउटपुट तो ज़्यादा बन गया और प्लस आपका मटेरियल भी ख़त्म हो गया। अब वर्कर्स क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये तरीका है, देखो उनका तरीका शो करने का, डिससेटिस्फैक्शन या फिर अपनी डिमांड पूरी करने का उनका तरीका डिफरेंट है हमारे यहाँ से। तो इसका मतलब वो कोऑपरेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आउटपुट ना रोक के थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि वर्कर और मैनेजमेंट के अंदर क्या है, मेंटल रेवोल्यूशन, उनका माइंडसेट चेंज हो, एक दूसरे के रिगार्डिंग अच्छा सोचे और अच्छा करें। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम स्टार्ट प्रिंसिपल नंबर 3, जो इसी आपको ऐसा लगेगा इसी प्रिंसिपल की थोड़ी सी एक्सटेंशन है। ठीक है, ये था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, वो प्रिंसिपल आपका आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। प्रिंसिपल नंबर 3, कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। एक प्रिंसिपल है जो हमने करा था फ्योल के टाइम पे, जिसमें हमने पढ़ा था सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट जब भी आपका आगे आता है तो हमें क्या करना होता है, उसको नीचे कर देना होता है।
ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे भी यही है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब हमें कोऑपरेट करना चाहिए रादर देन अपनी इंडिविजुअल नीड पे ध्यान ना देके हमें ऑर्गेनाइजेशन के काम के अंदर कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल अगर अपना देखता रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट नहीं मतलब बहुत सारे वर्कर्स का बेनिफिट नहीं होगा। तो इसका मतलब एक हम भी बोलते हैं कि ये प्रिंसिपल थोड़ा थोड़ा ऊपर जैसा है, इनसे भी हार्मनी आएगी। तो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ कौन सा प्रिंसिपल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जो हमने ऊपर वाला प्रिंसिपल पढ़ा उसी की एक तरीके से एक्सटेंशन है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल की ये थोड़ी सी एक्सटेंशन है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, आपको कंपटीशन नहीं रखना चाहिए, कंपटीशन को रिप्लेस कर देना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन, एक दूसरे की मदद कर कर आगे बढ़ रहे हैं रादर एक दूसरे से कॉम्पीट करने के। अब इसमें मैनेजमेंट और वर्कर को क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट कैसे कोऑपरेट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई वर्कर है, उसने कोई सजेशन दिया और सजेशन बहुत फ्रूटफुल रहा, अच्छा रहा, जैसे सजेशन बॉक्स होते हैं हमारे। तो अब मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, अगर किसी ने कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिया है, अच्छा सजेशन दिया है, आपको फ़ायदा हुआ है उससे, तो उसके लिए वर्कर को रिवॉर्ड करना चाहिए, उसके सजेशन को एक्नॉलेज करना चाहिए, उसे रिवॉर्ड करना चाहिए। इस तरीके से वर्कर को भी अच्छा लगेगा, ठीक है, वर्कर भी कॉन्फिडेंस के अंदर आएगा, ठीक है। लाइकवाइज और क्या करना चाहिए, कोई भी ऐसा डिसीजन है जो वर्कर्स को अफेक्ट करेगा तो वर्कर्स को इन कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। सारे वर्कर्स तो ओबियसली नहीं ले सकते, वर्कर के यूनियन होते हैं, उनके हम हेड को ले सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई डिसीजन अगर उसे इफेक्ट करता है तो उनको वर्कर को कॉन्फिडेंस पे लेके ही डिसीजन लेने चाहिए। अपने आप ही डिसीजन लेते रहेंगे तो वर्कर को लगेगा मैनेजमेंट तुम्हारी सुनती ही नहीं है, उसे हमारा ख्याल ही नहीं है। उनको कॉन्फिडेंस पे लेके डिसीजन लोगे तो वो आपके डिसीजन को सपोर्ट भी करेंगे, और बाई चांस अगर कोई चेंज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और आपने उनको कॉन्फिडेंस में लेके वो चेंज लिया तो वो ईजिली उसको अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा ये हमारा डिसीजन भी है। ओके, नेक्स्ट आता है वर्कर्स के बाद। अब वर्कर्स को कोऑपरेट करने के लिए क्या करना चाहिए, वर्कर्स को क्या करना चाहिए, कोई भी अननेसेसरी स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए, अननेसेसरीली स्ट्राइक नहीं करने चाहिए, अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, जो भी डिमांड अनरीजनेबल है वो नहीं रखनी चाहिए। लाइकवाइज अननेसेसरीली स्ट्राइक पर भी नहीं जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं वर्कर्स और मैनेजमेंट को एक दूसरे से कोऑपरेट कर कर चलना है, एक दूसरे की नीड्स वगैरह को देखकर चलना है, ठीक है। तो एक दूसरे से कोऑपरेट करना है, कंपटीशन नहीं करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो, इंडिविजुअलिज्म ना हो, हर कोई अपना इंटरेस्ट नहीं देख रहा, हर कोई लार्जर इंटरेस्ट, लार्जर पिक्चर की तरफ ध्यान दे रहा है। तो ये प्रिंसिपल हुआ आपका कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है थोड़ा लेंथी सा है, उसे पढ़ते हैं। आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हम हर एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हर एक जो इंडिविजुअल है वो डेवलप करना चाहिए। कितना डेवलप करना चाहिए, टू हिज ग्रेटेस्ट, मतलब मैक्सिमम जितना भी पॉसिबल है, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड पोटेंशियल। इसका मीनिंग देते हैं क्या। ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में है, रादर मैनेजर भी क्यों ना हो, तो हमें चाहिए कि हम उनकी कॉम्पिटेंसीज की, उनकी जो पर्सनल कॉम्पिटेंसीज है ना, उनको आइडेंटिफाई करो कि ये एम्प्लॉय किस चीज़ में अच्छा है। देखो कि ये एम्प्लॉयज किस चीज़ के अंदर अच्छा है। तो कॉम्पिटेंसीज को आपने आइडेंटिफाई करा, उन कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करोगे तो उन्हें यूज़ करोगे, और पर्सनल कॉम्पिटेंसीज की वजह से ही क्या होता है, इंडस्ट्री के अंदर एफिशिएंसी आती है। तो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि ये वाला एम्प्लॉय जो है ना, ये लोगों को अच्छा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, ये इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो आपने कहा यार इसकी कॉम्पिटेंसीज तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मैच करती है, तो आपने उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में प्लेस करा हुआ है, तो अब उसकी कॉम्पिटेंसी आपको एफिशिएंसी प्रोवाइड करेंगी ना, तो इसका मतलब आपका फ़ायदा होगा।
तो उसकी कॉम्पिटेंसी आपको एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगी, तो आपका फ़ायदा है इसके अंदर। इसका मतलब जब आप एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर रहे हो तो उसको ध्यान से सिलेक्ट करो। एम्प्लॉयज़ को बिजनेस में ला रहे हो, इंटरव्यू लेकर आ रहे हो, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहे हैं, तो उसको उस वक्त उस स्टेज पे आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है कि हमारी जो जॉब नीड है और वो बिल्कुल अच्छा है या नहीं, उसको सूट करता है या नहीं। सूटेबल एम्प्लॉयज़ को लेकर आओ। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अरे ये तो मेरे चाचे का लड़का है, ये तो मेरा रिलेटिव है, इसको लाना चाहिए वगैरह, इस तरीके से सोच नहीं रखनी चाहिए। अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए ताकि एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए। तो इसका मतलब सिस्टमेटिकली चलना चाहिए सिलेक्शन को, और सिस्टमेटिकली को मैंने क्या बोला था, हम बोलते हैं साइंटिफिक। तो साइंटिफिक सिलेक्शन होनी चाहिए जब भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हो, दैट शुड बी साइंटिफिक। अब आपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया, अब आप उसको ऑब्वियसली कोई ना कोई वर्क असाइन करोगे, कोई ना कोई काम दोगे, तो वो काम किसके अकॉर्डिंग देना है, बेस्ड ऑन देयर पर्सनल कॉम्पिटेंसीज। लोगों की जो स्किल्स है, उनका जो टैलेंट है, उनके अकॉर्डिंगली हमने उनको काम देना है। और अगर हमें लगता है एम्प्लॉयज़ नीड ट्रेनिंग, तो उन्हें ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, ताकि ट्रेनिंग, देखो एक तो मिलता है कि आपके न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो, ऑब्वियसली वो थ्योरीज वगैरह पढ़ कर आए हैं, अब आपको उनको प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट से दिखाने की कैसे सिचुएशन टैकल करनी है, आप उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सिखा रहे हो कैसे काम करना है। प्लस कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको लग रहा है कि मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को स्किल को अपग्रेड करना है, तो कैसे अपग्रेड करोगे, थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग। तो इससे आप अपने एम्प्लॉयज़ की कॉम्पिटेंसीज बढ़ा रहे हो, उनकी एफिशिएंसी अच्छी कर रहे हो, और उन्हीं की कॉम्पिटेंसीज ही आपको इंडस्ट्री में एफिशिएंट करवाएंगी। तो दिस वाज आवर फोर्थ प्रिंसिपल कि हमें हर एक इंडिविजुअल को इतना डेवलप करना है कि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी अपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स का मतलब अदर देन प्रिंसिपल, कि काम को करने के मेथड्स कैसे अच्छे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहला टेक्निक जो दिया था टेलर ने, वो है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप, क्योंकि इसमें दो टर्म्स आ रहे हैं, फंक्शन और फॉर्मेनशिप। फंक्शंस का मतलब है कि वो अलग अलग फंक्शन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका ध्यान रखना है। और फॉरमैन हमें पता है सुपरवाइज़र को बोलते हैं। तो टेलर ने सुपरवाइज़र के बारे में क्या बोला, ठीक है, तो हमें काम को फंक्शन के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए। ये हमने एक पिछले प्रिंसिपल में पढ़ा था फेयोल के, जो बोलता था डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड कर दो। तो ये भी कुछ प्रिंसिपल ऐसा ही बोलता है। तो इसका मतलब अगर आपको बोलेंगे विच प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट मैचेस विद द टेक्निक, तो ये वाला प्रिंसिपल, तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क जो आपकी प्रिंसिपल पढ़ाया गया है फेयोल का, उसकी एक्सटेंशन है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो टेलर ने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर दो अलग अलग काम होते हैं। काम क्या होता है, एक सोचने का काम प्लानिंग, और एक उस प्लान को एक्शन में लाने का काम एग्जीक्यूशन। तो टेलर कहता है कि ये दोनों काम बिल्कुल अलग अलग हैं, फैक्ट्री में ये दोनों परफॉर्म किए जाते हैं, और हमें इन दोनों को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। एक सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए हमारा प्लानिंग का, एक सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए हमारा एग्जीक्यूशन का। तो अकॉर्डिंग टू टेलर, ये जो हमारा फैक्ट्री मैनेजर है, उसके अकॉर्डिंगली इस मैनेजर के अंदर काम संभालने के लिए दो अलग अलग लोग होने चाहिए। एक की जगह उसने बोला दो होने चाहिए। एक होना चाहिए आपका प्लानिंग इंचार्ज, और एक होना चाहिए आपका एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन को हम बोल सकते हैं फैक्ट्री है, एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हुआ, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रही है। एक होना चाहिए आपका प्रोडक्शन इंचार्ज। तो दो लोग हो गए अलग अलग काम संभालने के लिए, एक प्लानिंग का काम संभालने के लिए, एक प्रोडक्शन का काम संभालने के लिए। आगे टेलर ने बोला इन प्लानिंग इंचार्ज के अंदर फर्दर 4 फोरमैन होने चाहिए। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर क्या होंगे, 4 फोरमैन, सुपरवाइजर्स, जो कि वर्कर का काम देखेंगे। इन 4 फोरमैन का नाम क्या है, पहला है आपका इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क। अब इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क का मतलब हो गया एक ऐसा इंसान जो बेसिकली क्या देख रहा है कि मैं यहाँ पर, इसका काम देखो एग्जीक्यूशन करने का नहीं है, कि इंस्ट्रक्शन देने का काम नहीं है, इसका काम देखो प्लानिंग के अंदर आ रहा है। इसका मतलब इसका इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करने का काम है, कि ये ड्राफ्ट करेगा आपके इंस्ट्रक्शंस को, ही विल ड्राफ्ट योर इंस्ट्रक्शंस।
इंस्ट्रक्शन देगा नहीं, लेकिन हाँ क्या क्या इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, ये मशीन ऑपरेट करने उससे पहले हमने एम्प्लॉयज़ को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन को पहले से ही तैयार कर कर रखेगा। ही विल ड्राफ्ट ऑल द इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट आपका आता है रूट क्लर्क। रूट मतलब रास्ता। तो अब ये क्या प्लान कर रहा है, रूट क्लर्क बेसिकली क्या प्लान कर रहा है, ये स्पेसिफाई करेगा आपको, क्या स्पेसिफाई करेगा, रूट ऑफ प्रोडक्शन, कि पहले ये चीज़ होनी चाहिए फिर ये चीज़ होनी चाहिए, तो इसने स्पेसिफाई करके लिख रखी है। ही विल स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, कि किस तरीके से एक्टिविटी का फ्लो जाएगा, पहले कौन सी एक्टिविटी होगी फिर कौन सी एक्टिविटी होगी, तो इसने डिफाइन कर रखा है पहले से ही ऑन पेपर्स कि किस तरीके से रूट जाएगा हमारी प्रोडक्शन का। नेक्स्ट आपका आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बेसिकली क्या करते हैं, पहले से ही कॉस्ट शीट टाइम शीट को प्रिपेयर करके रखते हैं कि एक्टिविटी होगी तो इतना खर्च होगा, जैसे हम बजट बना कर रखते हैं पहले से ही, ठीक है। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या प्रिपेयर करते हैं, ये प्रिपेयर करेंगे आपकी टाइम एंड कॉस्ट शीट, जो हमें ये बताएगी कि ये एक्टिविटी इतने टाइम में ख़त्म हो जानी चाहिए, ये एक्टिविटी इतने टाइम में, तो इसका मतलब उसने पहले से ही प्रिपेयर करके रखी है। नेक्स्ट आपका आता है डिसिप्लिनेरियन। नाम से पता चल रहा है ना डिसिप्लिनेरियन है, तो डिसिप्लिनेरियन है तो ये क्या इंश्योर करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन रहे, ये इंश्योर्स डिसिप्लिन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थे प्लानिंग इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर ये हमने 4 फॉरमैन पढ़ लिए और उनका काम पढ़ लिया कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्शन इंचार्ज। जिस तरीके से 4 फॉरमैन हमने प्लानिंग के लिए बोले, वैसे ही टेलर ने 4 फॉरमैन ही बोले आपके लिए प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर, जो है पहला स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या है, ऐसा सुपरवाइजर जो ये इंश्योर करेगा भाई टाइम से काम पूरा हो जाए। क्या इंश्योर करेगा, टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो इसका मतलब अगर टाइम पे काम नहीं हो रहा तो किसको पकड़ा जाएगा, स्पीड बॉस को। टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पीड बॉस की। नेक्स्ट आपका आता है गैंग बॉस। अगर काम करना है तो टाइम पे हमें रेडी मिलने चाहिए टूल्स और मशीन्स, तो ये काम आता है आपका गैंग बॉस का। ये क्या करता है, आपके जितने भी इट कीप्स जितने भी टूल्स हैं, जितने भी मशीन्स हैं, उनको रेडी रखता है, रेडी टू यूज़, कि भाई लोग अब इनको रेडीली यूज़ कर सके। ऐसा ना हो कि ये मशीन यूज़ करना तो पहले ये चीज़ 1 घंटा में उनसे इंस्टॉल वगैरह ये सब करने में लग रहा है, रेडी टू यूज़ रखता है आपके इक्विपमेंट्स को। नेक्स्ट, अगर इक्विपमेंट ख़राब हो जाए तो उसके लिए एक अनदर फोरमैन है, इज कॉल्ड रिपेयर बॉस। अब रिपेयर बॉस का क्या काम कर रहा है कि जो मशीन टूल्स हैं, कहीं ऐसा नहीं कि कोई वर्कर जा रहा है मशीन ऑपरेट, अरे मशीन तो खराब निकली है तो ऑब्वियसली काम हॉल्ट चला जाएगा, रुक जाएगा। तो रिपेयर बॉस ये इंश्योर करेगा, ये इंश्योर्स कि जितने भी मशीन टूल्स हैं तो वो वर्किंग कंडीशन, इंश्योर दैट ऑल थिंग्स आर इन देयर वर्किंग कंडीशन। कौन सी चीज़, मशीन टूल्स अपने वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, ये काम है आपके रिपेयर बॉस का। लास्ट आपका आता है इंस्पेक्टर। लास्ट आपका आया इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या इंश्योर करेगा, आपको ऑब्वियसली आउटपुट बनाया आपने, वो इंश्योर करेगा, क्या चेक करेगा, इंश्योर करेगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क ठीक है या नहीं, काम बन रहा है, काम हो रहा है, सब हैंडल कर रहे हैं। तो इंस्पेक्टर विल चेक योर क्वालिटी, कि आपने जो आउटपुट बनाया है उसकी क्वालिटी क्या है। तो देखो ये हमने 8 फॉरमैन पढ़ लिए, 4 प्लानिंग के 4 उसके। तो अगर हम इन 8 फॉरमैन को देखें, इन सबके नीचे वर्कर है, इसका मतलब चाहे वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क हो, चाहे रूट हो, चाहे टाइम हो, चाहे डिसिप्लिनेरियन, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, ये सारे कमांड किसको कर रहे हैं, वर्कर्स को। तो इसका मतलब वर्कर्स के ऊपर ये 8 फॉरमैन हो गए, 8 के 8 वर्कर को ही टारगेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम दे सकते हैं ये वाला जो हमारा टेक्निक है ये हमारे एक प्रिंसिपल को वायलेट कर रही है। हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था फ्योल का, जो कहता था क्या होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक टाइम पे तो एक ही बॉस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो वर्कर्स के कितने सारे बॉस है, 8 फॉरमैन बना दिए फंक्शनल फॉरमैनशिप में। तो ये वाली टेक्निक हमारी यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को वायोलेट करती है। नेक्स्ट हम अपने टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं।
स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का मतलब हो रहा है कि इस प्रोसेस के अंदर आप स्टैंडर्ड सेट करते हो। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़। आप बिजनेस की एक्टिविटीज़ के लिए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर। तो बिजनेस की एक्टिविटी में किस किस चीज़ के लिए स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं? हर चीज़ के लिए। देयर विल बी स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोसेस, स्टैंडर्ड्स फॉर रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड्स फॉर आउटपुट। तो इसका मतलब हर चीज़ के लिए ही आपने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड सेट करने से क्या होता है कि आप सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करते हो, क्या करोगे? आप देखोगे कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप बेस्ट प्रैक्टिस को आइडेंटिफाई करोगे, उस बेस्ट प्रैक्टिस को एज अ स्टैंडर्ड सेट कर दिया आपने, ठीक है। इस स्टैंडर्ड सेट करने से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक खरीदते हो लेस पैकेट, आप लेस का पैकेट खरीदते हो मान लो 20 रुपीज़ का। तो आपने देखा होगा जो पैकेट एक लेस का है, अगर आप ऐसा कहीं और से खरीदोगे, ऐसा नहीं है वही 20 का पैकेट छोटा हो गया, कहीं बड़ा मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने अपने प्रोग्राम को, प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर रखा है। तो हर जगह से आपको नॉर्मली सेम साइज़ का ही पैकेट मिलता है, सेम ही उनकी लेबलिंग होती है, ठीक है। टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा अगर एक फ्लेवर का लेंगे। तो इसका मतलब उन्होंने अपने प्रोसेस को, प्रोडक्ट को, लेबलिंग को, पैकेजिंग को स्टैंडर्डाइज करा हुआ है। स्टैंडर्डाइज करने से क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट भी हमारा प्रोडक्ट बनकर आ रहा है, सारे ही सबका साइज़ सेम है और साइज़, क्वालिटी, परफॉर्मेंस सब कुछ सेम रह रही है प्रोडक्ट की, ठीक है। और स्टैंडर्डाइज से क्या होता है कि अगर हमें इन फ्यूचर पार्ट्स चेंज करने हैं फॉर एग्जांपल, तो पार्ट्स भी चेंज इजीली हो जाएंगे क्योंकि सारी मशीन सेम चीज़ें बना रही हैं, ठीक है। तो आपको एक मशीन की ज़रूरत है, दूसरी मशीन से पार्ट्स निकाल के डाल सकते हो ईजिली। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन से क्या होता है, आपकी क्वालिटी भी इंश्योर रहती है। आपने एक बार स्टैंडर्डाइज कर दिया तो क्वालिटी इंश्योर रहेगी। फॉर एग्जांपल मान लो आप एक जाते हो मैकडी में, आपने कोई बर्गर मंगवाया, आप किसी दूसरे मैकडी में गए, 2 बर्गर बनाए, तो नॉर्मली सेम टेस्ट रहेगा क्योंकि उन्होंने उन एम्प्लॉयज़ को उसी टेक्निक से उसको स्टैंडर्ड्स को समझा रखा है, राइट। तो इसका मतलब क्वालिटी इंश्योर रहती है अगर हम अपने एक्टिविटीज़ की स्टैंडर्डाइजेशन रखें। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्मेंस चेक करने में भी मदद करती है। परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया परफॉर्मेंस के, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को देख सकते हो कि कौन से एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, अच्छे से स्टैंडर्ड को पूरा कर रहे हैं। तो ये आपका रहा स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें हमने प्रोडक्ट के हर चीज़ के लिए, हर एक्टिविटीज़ के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिए ताकि हम परफॉर्मेंस को मैच कर सकें अपनी, क्या वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड चल रही है एक्टिविटीज़ या फिर नहीं। नेक्स्ट आपका आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब होता है? देखो, सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंपल, काम को आपने सिंपल करना है। इससे मतलब ये है कि आप एक काम करते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, तो हमें क्या करना है, जो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने हटाना है, ठीक है। मान लो आपने क्या करके, बहुत सारे, एक प्रोडक्ट है ए, उसकी कम से कम आपने 50 वैरायटी निकाल रखी, ठीक है। तो आपने 50 वैरायटी उसकी निकाल रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन वैरायटीज़ को, ये जो अननेसेसरी आपने डाइवर्सिफिकेशन कर रखी है, उन्हें हटाना पड़ेगा। अननेसेसरी डाइवर्जन्स कर रखी है ना आपने, तो उनको हटाना पड़ेगा। आपने ए के साइज़ निकाल रखे हैं 10 और उनमें से 5 चलते हैं, 5 नहीं चलते इतने सेल्स में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि कौन से प्रोसेस, कौन से एक्टिविटी अननेसेसरी हैं, जो आपको बिल्कुल रेवेन्यू नहीं दे रही, तो आपको उनको हटाना पड़ेगा। तो इसके क्या फ़ायदा होगा, ओब्वियसली अब आप एक्स्ट्रा जो आपको यूज़फुल नहीं उसे हटाओगे तो क्या होगा, एक तो आपकी इन्वेंट्री भी कम हो जाएगी, इन्वेंट्री विल रिड्यूस, साइमल्टेनियसली आपकी कॉस्ट भी तो रिड्यूस हो जाएगी। अगर आपने नेसेसरी फोकस करा कि ये चीज़ें मेरे आउटपुट अच्छे हैं, ये मुझे अच्छा रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने उनको रखा, बाकी चीज़ों को हटा दिया, अननेसेसरी डाइवर्जन को हटा दिया, तो उससे वजह क्या होगा, आपको इन्वेंट्री भी कम होगी और कॉस्ट भी कम होगी। यहाँ डाइवर्जन जो मैं लिख रही हूँ, यहाँ डाइवर्जन से मेरा मतलब है डाइवर्सिफिकेशन, कि आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ बना रखी है, उनमें से आपको जो लगता है प्रैक्टिसेस अच्छी हैं, अच्छा रेवेन्यू प्रोवाइड कर रही है, उसको रखो, बाकी एक्टिविटीज़ हमको अवॉइड करनी चाहिए, काम थोड़ा सिंपल हो जाएगा, तो आपका कॉस्ट भी बचेगा और आपके इन्वेंट्रीज भी कम हो जाएंगे।
दिस वॉज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। और कितनी भी देखो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होंगी ना, तो सारे ही स्टैंडर्ड पे ही चलते हैं, ठीक है। आप सेम ही प्रोडक्ट के आइटम लेते हो हर जगह से, सेम पैकिंग होती है, सेम साइजेस होते हैं, तो जहाँ से एक साइज़ लोगे कहीं और शॉप से लोगे तो वही साइज़ का प्रोडक्ट मिल रहा होगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन इज़ वेरी नेसेसरी। अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा तो कस्टमर हमेशा कंफ्यूज रहेगा, अरे इस शॉप से तो 20 में ज़्यादा का बड़ा पैकेट आता है, इसमें 20 का कम पैकेट आता है, तो कस्टमर विल ऑलवेज बी कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेक्निक, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी जो टेलर ने टेक्निक दी है वो इसलिए दी है कि हम क्या करें कि जॉब को किस बेस्ट मेथड को आइडेंटिफाई करने। तो हमने आइडेंटिफाई करना है क्या, बेस्ट मेथड टू परफॉर्म अ जॉब। बेस्ट मेथड नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड। काम को करने के तो देखो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। टेलर कहता है बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई करो, किसी भी तरीके से बेस्ट मेथड ढूंढना है, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर आपने बेस्ट मेथड चूज़ कर लिया तो चाहे वो आप प्लानिंग कर रहे हो, चाहे वो कंट्रोलिंग कर रहे हो, चाहे आपने किसी से रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हो तो उसका बेस्ट कौन है सप्लायर, बेस्ट मेथड क्या है रॉ मटेरियल ख़रीदने का, चाहे आप डिलीवरी कर रहे हो तो बेस्ट वे क्या है डिलीवरी का। इसका मतलब मेथड स्टडी स्टार्ट होती है रॉ मटेरियल को परचेज़ करने से और पूरा डिलीवरी तक हर चीज़ का बेस्ट मेथड आपको आइडेंटिफाई करना है। आपने एक बार बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई कर लिया कि इस प्रोसेस को करने का बेस्ट मेथड ये है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम चली जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो क्या होता है, और ये चीज़ आपके एक्सपीरियंस वगैरह से आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोल्ड ड्रिंक कंपनी को देखें तो हमें पता है कि कोक, पेप्सी, ये बहुत ही एडवांटेज पोजीशन पे है। इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है बेस्ट मेथड, इन्होंने बहुत सालों की इनकी प्रैक्टिस एक्सपीरियंस चल रहे हैं जिनके बेसिस पे उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है कम से कम प्राइस पे किस तरीके से कोल्ड ड्रिंक को पब्लिश किया जाता है, किस तरीके से कोल्ड ड्रिंक को प्रोड्यूस किया जाता है। तो उन्होंने आइडेंटिफिकेशन कर रखी है। मान लो अगर आप आते हो कैंपा की इंडस्ट्री के अंदर, आप कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री के अंदर आए, तो अब आप आए तो आपको तो नहीं पता वो बेस्ट मेथड क्या है, ठीक है। तो अब ये एडवांटेज पोजीशन पर है, इन्होंने पहले से ही वो मेथड को आइडेंटिफाई कर रखा है, ठीक है। और अब आप आइडेंटिफाई करोगे वो मेथड को, तो आइडेंटिफिकेशन अगर आपको बेस्ट मेथड वो पता चल गया, ठीक है, तो इसका मतलब फिर तो एडवांटेज है। लेकिन ये एक्सपीरियंस से ही आएगा, आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, धीरे धीरे यूज़ कर आएगा। तो क्या होता है, हम बेस्ट मेथड को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है, थोड़ा आपका एक्सपीरियंस होता है, थोड़ी आप एक्सपर्टाइज भी यूज़ करते हो, लोगों के ओपिनियंस लेते हो, एक्सपर्ट लोगों को बुलाते हो, दिखाते हो भाई हम इस मेथड से कर रहे हैं काम को, और भी क्या कोई मेथड है, कॉम्पिटिटर्स के मेथड को चेक करते हो। तो इस तरीके से हम काम को करने के बेस्ट मेथड को आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपकी कॉस्ट भी मिनिमम चली जाएगी, प्लस आपकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। तो बेस्ट मेथड वही होता है ना जो अच्छी क्वालिटी ऑफ आउटपुट दे कम कॉस्ट पे, प्लस हर चीज़ का आपने आइडेंटिफाई, डिलीवरी तक का भी आपने मेथड आइडेंटिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी सेटिस्फाई रहेंगे, कस्टमर्स में भी सेटिस्फेक्शन रहेगी कि अगर आपने मेथड अच्छे से आइडेंटिफाई कर रखा है हर चीज़ का, तो आपके कस्टमर्स भी अच्छे से रहेंगे सेटिस्फाइड। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम बेस्ट मेथड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका मतलब हमने रिसर्च से टेक्निक्स भी निकाल ली हैं बेस्ट मेथड को आइडेंटिफाई करने की। फॉर एग्जांपल जैसे टेक्निक हमने डेवलप करी है एक OR, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल रिसर्च, कि प्रोडक्शन के अंदर किस तरीके से रूट होना चाहिए वगैरह, ये सब चीज़ें आते हैं। फिर आपका आता है एक प्रोसेस चार्ट भी, आपको ये सब नहीं करना है कि प्रोसेस चार्ट OR क्या होता है, बस ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपकी टेक्निक्स हैं, ठीक है। किसी भी मेथड को आइडेंटिफाई किया जाता है, हमने ये सब टेक्निक्स निकाल रखी है, इस अप्रोच से ही निकाली है मेथड स्टडी से। नेक्स्ट हम करते हैं मोशन स्टडी। देखते हैं मोशन स्टडी क्या कहते हैं आपके। मोशन स्टडी, मोशन से समझ आ रहा है ना, मूवमेंट्स वगैरह से रिलेटेड है। मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है कि हम एक जॉब करते वक्त बहुत सारे मोशन परफॉर्म करते हैं, उन सारे मोशन को स्टडी करना। स्टडी ऑल द मोशन के जगह हम लिखते हैं मूवमेंट, सारी जो मूवमेंट्स हैं, ऑल द मूवमेंट्स, उन मूवमेंट्स को स्टडी करो। स्टडी करने के बाद आइडेंटिफाई करो कि कौन सी मूवमेंट्स प्रोडक्टिव हैं, कौन सी तो बाय चांस हो रही है मतलब एक्सीडेंटल हैं, कौन सी मूवमेंट अनप्रोडक्टिव है, इसे आइडेंटिफाई करो।
ठीक है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि एक जॉब प्रोसेस में कौन सी मूवमेंट प्रोडक्टिव है, कौन सी एक्सीडेंटल है, कौन सी अनप्रोडक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ मान लो, और ये मुझे मार्कर की ज़रूरत है, मैं आपको पढ़ाती हूँ, यहाँ लिखती हूँ और मार्कर रखने के यहाँ पर कोई प्लेस नहीं है, मैंने ज़मीन पर रखा, तो बार बार मैं ज़मीन से उठाऊंगी अगर उस मार्कर को तो मैं थकूंगी, ठीक है। ये वाली मूवमेंट अननेसेसरी है। राधा अगर मैं मार्कर का स्टैंड यहाँ पर बना दूँ और यहीं से उठाकर और पढ़ा लिया वगैरह, तो मेरी एक मूवमेंट रिड्यूस हो गई, तो फटीग भी कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लगता है कि अगर कोई मूवमेंट अनप्रोडक्टिव है, आपको लग रहा है कि ये वाली एम्प्लॉय को तो अननेसेसरी मूवमेंट करनी पड़ रही है, ठीक है, इससे उसकी एफिशिएंसी भी कम हो रही है, तो आपने जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है, हमें उनको क्या करना है, एलिमिनेट, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है एम्प्लॉयज़ को बार बार पानी पीने की ज़रूरत है और वाटर कूलर ग्राउंड फ्लोर पर है, तो ये मूवमेंट उनकी अननेसेसरी है, तो आपने क्या करा, वाटर कूलर उनके 3rd फ्लोर पर भी लगा दिया, तो उनकी एक मूवमेंट एलिमिनेट हो गई। अब एलिमिनेट होने की वजह से क्या होगा, उनका टाइम सेव होगा, इट विल सेव देयर टाइम। ऐसे ही कई मूवमेंट एलिमिनेट होंगी तो आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि आपका टाइम कम हो रहा है, आप वर्क पे ज़्यादा फोकस करोगे, एफिशिएंसी विल इंक्रीज। तो मोशन स्टडी कहती है आप एक जॉब की सारी मूवमेंट्स को स्टडी करो, आइडेंटिफाई करो कौन सी मूवमेंट प्रोडक्टिव है, कौन सी एक्सीडेंटल है, तो बाई चांस वाली मूवमेंट्स तो बाई चांस ही होती हैं, और कौन सी मूवमेंट अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश करो कि किस तरीके से हम उसे एलिमिनेट कर पाएँ, ताकि हमारा टाइम भी सेव हो और हमारी एफिशिएंसी भी वर्कर्स की इंक्रीज हो। नेक्स्ट स्टडी हम स्टार्ट करेंगे अब टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या है, ये डिटरमाइन करेगी कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का एक स्टैंडर्ड टाइम क्या रहता है। अगर मैंने बोल दिया कि फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है ए, इसको जनरली 1 घंटे में परफॉर्म कर सकता है एक एम्प्लॉय, मैंने टाइम सेट कर रखा है, स्टैंडर्ड टाइम को आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या होगा, मैं इसके बेसिस पे इंसेंटिव्स दे सकती हूँ लोगों को, इंसेंटिव स्कीम डिज़ाइन कर दी। मैंने लिख दिया कि जो वर्कर्स इस टारगेट को अचीव कर रहे हैं, इस एक्टिविटी को 1 आवर में कर रहे हैं, ठीक है, उनको 1 आवर से कम में इवन कर रहे हैं, तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, उनको फॉर एग्जांपल वेजेस में हाइक मिलेगा, 2% उनकी वेजेस, उनको सैलरी महीने की ज़्यादा मिलेगी अगर वो उस एक्टिविटी को 1 आवर के विद इन कर देते हैं। तो इसका मतलब टाइम स्टडी में 2 चीज़ें हमने सीखी, एक तो हमने स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दी एक्टिविटीज़ का, अब वर्कर्स को भी पता है हमें इस टाइम पे काम कंप्लीट करना है, और साथ में ये हेल्प करते हैं इंसेंटिव स्कीम डेवलप करने की, कि अगर हमें लग रहा है ये तो वर्कर्स एफिशिएंट है, ये तो टाइम से काम पूरा कर लेते हैं, टाइम से कम में भी काम पूरा, वो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ है, तो उनको हमने थोड़ा सा उनकी एफिशिएंसी को रिवॉर्ड करने के लिए थोड़ा सा हमने उनकी सैलरी हाइक या फिर कैसे भी हम स्कीम दे सकते हैं टू रिवॉर्ड देयर एफिशिएंसी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, दिस वाज आवर टाइम स्टडी। नेक्स्ट आपकी रहेगी फटीग स्टडी। फटीग समझते हैं थकावट, अब थक जाते हैं, टायर्डनेस होती है, तो उसे फटीग स्टडी। तो फटीग स्टडी ये स्टडी करती है कि इसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं, देखो हर इंसान कुछ घंटे बाद काम करने के बाद थक जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 4 घंटे बाद काम कर लिया, अब इसके बाद मेरी एबिलिटी नहीं है काम करने की, तो क्या करें, तो उनको ब्रेक इंटरवल दे दो, है ना। एक में हमने ब्रेक दे दी ½ एन आवर की, तो ½ एन आवर की ब्रेक में उस क्या होगा, अब ये एम्प्लॉय क्या होगा, ब्रेक मिल गई ½ एन आवर के, तो उसके बाद से रीगेन कर लेगा, फिर आगे शायद उसके अंदर कैपेबिलिटी हो 4 घंटे और काम कर ले, तो इसका मतलब, लेकिन अगर यही एम्प्लॉय सीधा 8 के 8 घंटे काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी इतनी होगी नहीं, वो एक टाइम के बाद थक जाएगा। तो मैं स्टडी कहती है कि आइडेंटिफाई करो, कि डिटरमाइन करो कि हमें कितने टाइम बाद हमें ब्रेक इंटरवल्स देने चाहिए, और वो ब्रेक इंटरवल कितने टाइम के होने चाहिए, कितने टाइम बाद कितनी फ्रीक्वेंसी में देने चाहिए, और ब्रेक इंटरवल कितने देने चाहिए, सब आइडेंटिफाई करते हैं हम फटीग स्टडी में। क्या हमें एम्प्लॉय को 2 ब्रेक देने हैं, क्या हमें एम्प्लॉय को सिंगल ब्रेक देना है, तो सिंगल ब्रेक अगर देना है तो उसका टाइम क्या होना चाहिए, 2 ब्रेक देने हैं तो उनके टाइम क्या होने चाहिए, और कितने आवर्स बाद ब्रेक देना है, ये ताकि एम्प्लॉयज़ रेस्ट लेने के बाद रीगेन करें स्टेमिना को, और सेम कैपेसिटी से दोबारा से काम, दे कैन वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी, सेम कैपेसिटी को दोबारा काम कर पाएँ। तो दोबारा काम करने के लिए उनको दे नीड योर ब्रेक इंटरवल्स,
ठीक है। जैसे आप भी स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हो तो बीच में रिसेस होती है, लंच ब्रेक होता है, ठीक है। आप भी कॉन्टिन्यूस तो नहीं पढ़ सकते इतने घंटे के लिए, ठीक है। तो एवरीवन नीड्स सम ब्रेक, ठीक है, ताकि हम एफिशिएंटली दोबारा से काम कर सकें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। आपकी लास्ट टेक्निक रहेगी ये, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। ये है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, ये जो टेलर की टेक्निक है वो कहती है कि क्या करो, डिफरेंशिएट करो। किन चीज़ में डिफरेंशिएट करना है हमने आइडेंटिफाई करना है कौन हमारे एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, कौन हमारे इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं। इनको आइडेंटिफाई करो और उनको अकॉर्डिंगली वेच दो। अब एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती है, कैसे, स्टैंडर्ड सेट करके। हमने मान लो एक स्टैंडर्ड डिटरमाइन करा, हमने कहा कि एक दिन में आप 10 यूनिट बनाओगे अगर, तो आपको पर यूनिट 5 रुपये मिलेंगे, ठीक है, ओके। अगर हमने बोला अगर आप मोर देन 10 बनाओगे तो आपको पर यूनिट 7 रुपये मिलेंगे। तो देखो अब 2 एम्प्लॉयज़ हैं, एक है एम्प्लॉय ए। एम्प्लॉय ए ने क्या करा, अपने 10 यूनिट का टारगेट अचीव करा, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, 10 × 5, उसको 50 रुपीज़ मिल गए, ठीक है। एक एम्प्लॉय है बी, उसने बस 10 से एक ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करी है, 11। अब उसको हर यूनिट के 6 रुपये मिलेंगे। तो देखो सिर्फ एक यूनिट को प्रोड्यूस करने से उसको 16 रुपीज़ का बेनिफिट है। तो इसका मतलब इस तरीके से अगर हम वेज रेट डिटरमाइन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारे कौन से एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट हैं, कौन से एफिशिएंट नहीं हैं। अकॉर्डिंगली हमने फिर वेज रेट सेट कर दिया। तो इस तरीके से हम एफिशिएंट एम्प्लॉय में डिफरेंस कर सकते हैं। लास्ट हमारा ये डन है। अब हम करेंगे, हमने जो फ्योल पढ़े, टेलर पढ़े, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, प्रिंसिपल्स फ्योल में और टेलर के बीच में, और एज अ पर्सन उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो एक पढ़ा हमने फ्योल और एक पढ़ा हमने टेलर, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्योल की। फ्योल के जो प्रिंसिपल है वो टॉप लेवल पे लगते हैं, अप्लाई होते हैं, ठीक है। और जो टेलर ने हमें प्रिंसिपल टेक्निक्स दिए हैं वो ज़्यादातर वर्कर्स मतलब शॉप लेवल पे, ठीक है। तो वो टॉप लेवल पे अप्लाई होती है, ये शॉप फ्लोर पे अप्लाई हो जाता है। इसके प्रिंसिपल जो है ज़्यादातर यूनिवर्सल हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी देते हैं कि हाँ भाई कहीं पे भी इनको अप्लाई किया जा सकता है। और जो हम बात करें टेलर के प्रिंसिपल्स की, तो ये सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही अप्लाई होती हैं। सिचुएशन, दीज आर मोर ऑफ सिचुएशनल प्रिंसिपल्स। फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए हैं वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से दिए हुए हैं। उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो उसने ऑब्जर्व करा, अकॉर्डिंगली उसने प्रिंसिपल दिए। और इसके प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। उसने शॉप फ्लोर पे एक्सपेरिमेंट्स करे वर्कर्स के साथ और फिर ये प्रिंसिपल डिटरमाइन करे हैं। तो ये प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। आपके फ्योल के प्रिंसिपल टॉप लेवल पे कंट्रोल अच्छा करते हैं, तो दीज इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन, तभी हम इसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करते हैं। और ये शॉप फ्लोर पे है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी। दीज इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एट द शॉप फ्लोर। प्रोडक्शन लेवल पे आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो ये बेसिकली रहेंगे डिफरेंसेस हमारे फ्योल और टेलर के बीच में।